शो की शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ और आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ओक्लिस एडवाइजर्स के फाउंडर आदित्य शाह। आदित्य, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए, पहला सवाल यहाँ पर हम यूट्यूब के ज़रिए लेंगे। करण अरोड़ा का सवाल है और इनके पोर्टफोलियो में डीएसपी स्मॉल कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इनके पास पोर्टफोलियो में है। 10% स्टेप अप करेंगे अपनी एसआईपी और 15,500 के आसपास की फिलहाल इनकी एसआईपीज चल रही हैं। 5 CR इन 20 ईयर्स, 2 लाख रुपए लमसम बच्चों के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और 30,000 रुपये अपनी एसआईपी करना चाहते हैं, अपनी वाइफ के खाते से शुरू करना चाहते हैं। तो ऑलराइट, करण अरोड़ा हमारे साथ फोन लाइन पर है नहीं, गवर्नमेंट जॉब में है ये, पंजाब भटिंडा से अपना पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा हुआ है और इन्होंने कुछ एसआईपीज जहां पर बंद कर रखी हैं। HDFC मिड कैप, SBI मैग्नम, क्वांट ELSS और UTI फ्लेक्सी कैप इन्होंने रोक कर रखा हुआ है। रनिंग एसआईपीज के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। एनपीएस में भी ये निवेश करते हैं और एनपीएस में भी इनका पोर्टफोलियो है जहां पर इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। और आदित्य मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए यहाँ पे, टेक्निकल इश्यूज। लेकिन करंट पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो इसमें इनके पास डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप भी इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी इनके पास है। और चलिए, ये तमाम फंड्स जहाँ पर इन्होंने अभी निवेश कर रखा है और इसी के चलते अपने पोर्टफोलियो में ये सलाह भी चाहते हैं। तो करेंगे इनके पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ताल और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर हम जो है इनके पोर्टफोलियो में बदलाव ला सकते हैं। क्या आदित्य आ गए हैं मेरे साथ? चलिए, जब तक आदित्य आते हैं तब तक तमाम दर्शकों को हम बता दें कि वो अपने सवाल कहाँ पर भेज सकते हैं। वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं लाइव। 9619873567 हमारा ये नंबर है जहाँ पर आपको अपने सवाल पहुँचाने हैं और पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप हमें दे दीजिएगा। जहाँ भी आप निवेश कर रहे हैं, मौजूदा निवेश आपका कहाँ पर है, किस तरह से जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आपकी फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है, कितने साल में आपका कौन सा लक्ष्य पूरा होने वाला है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अगर आपका कोई भी लक्ष्य है तो उसके लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी, रिटायरमेंट का अगर कोई लक्ष्य आप तय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, क्योंकि अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है। बाज़ार में जोखिम कहाँ है, बाज़ार में मुनाफा कहाँ है, उसके तर्ज पर हम आपको रणनीति बताते हैं। तो चलिए, ये वो नंबर जहाँ पर अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आदित्य हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर से इनसे बातचीत करेंगे। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब हम आदित्य हमारे मेहमान आज के जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके, परफेक्ट। आदित्य, हम करण के पोर्टफोलियो पर बातचीत कर रहे हैं आपसे और डिटेल्स आपके पास हैं मेरे ख्याल से। एक बार फिर से फ्लैश कर देंगे दर्शकों के लिए भी जो ये शो अब देख रहे हैं। उन्होंने कुछ एसआईपीज अपनी होल्ड कर रखी हैं। HDFC मिड कैप, SBI मैग्नम ग्लोबल, क्वांट ELSS, UTI फ्लेक्सी कैप में इन्होंने जो है अपना निवेश होल्ड करके रखा हुआ है। जो करंट रनिंग फंड्स हैं, DSP स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। और इसके अलावा NPS में भी पैसे लगा रहे हैं। कुछ लमसम निवेश भी ये अपना करना चाहते हैं जिसकी जानकारी इन्होंने दे रखी है और यहाँ पर 2 लाख रुपए लमसम इनको देना है, निवेश करना है और 30,000 वाइफ के खाते में से निवेश करने हैं बतौर SIP। बताइए। देखिए, तो निवेशक ने जो अपने गोल्स बताए हैं कि उनको 5 करोड़ का मूल्य चाहिए 20 साल के अंदर, तो इन्वेस्टर अपने करंट कॉर्पस और करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ वो अचीव कर जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्वेस्टर अच्छी तरीके से निवेश कर रहे हैं। अब फंड्स की बात करें तो काफी बिखरे हुए फंड्स हैं और काफी बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टर ने निवेश किया है। तो मेरे हिसाब से उनको जो अपनी SIP है वो 3 फंड्स में करनी चाहिए। एक्टिव पैसिव फंड्स का मिक्सचर बनाएंगे। तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड जो उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, DSP स्मॉल कैप फंड जो कि उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और DSP क्वांट फंड, ये 3 फंड जो है एक्टिव और पैसिव फंड्स का एक मिक्सचर बना देता है और रिस्ट्रिक्ट करता है लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ उनके इन्वेस्टमेंट के। तो इन तीनों फंड्स में अपनी करंट SIPs को वो
केंद्रित कर सकते हैं। अब रही बात उनकी कि उनको एडिशनली SIP 20,000 की करनी है, तो 6,000 रुपए की SIP इन तीनों फंड्स में कर सकते हैं। और कुछ लमसम अमाउंट है, अगर उनका टाइम होराइजन 5 से 10 साल है, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका रोड मैप इन्वेस्टमेंट का काफी अच्छा है। कुछ चेंजेस करने की जरूरत है म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के अंदर, वो स्कीम्स चेंज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन वे में अगले 5 से 10 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, तो करण के लिए ये सलाह मिलती हुई, और जो आपने लमसम बोला है वो इन्हीं में बोला है। बिल्कुल मैम, तो जितना ज्यादा हो सके फंड्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये 3 फंड्स आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे। एक स्मॉल कैप फंड जो है वो लंबी अवधि में थोड़ा हायर रिटर्न ला सकता है, और फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत और स्टेबल बना सकता है। और हमने इंडेक्स फंड तो चुना ही है जो कि लार्जेस्ट कैप थोड़ा सा बायस है उसमें, ताकि वो आपके पोर्टफोलियो को मजबूत कर सके। तो हमारे पास सारे ही फंड्स है पोर्टफोलियो के अंदर, और इन्हीं 3 फंड्स में आपको लमसम भी करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपने पराग पारे का फ्लेक्सी कैप निकलवा दिया, आपने मेरा एसेट का लार्जन मिड कैप निकाल दिया, आपने निपॉन इंडिया का मल्टी कैप निकलवा दिया, मिड कैप भी निकलवा दिया। क्वांट का DSP का क्वांट कोई क्यों डालेगा पोर्टफोलियो में, और DSP का ही स्मॉल कैप कोई क्यों डालेगा? बेहतर फंड्स है ना। देखिए मैम, ये DSP का जो स्मॉल कैप फंड है निवेशक के ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, इसीलिए मैंने उसको रखा है ताकि निवेशक को और चेंज ना करना पड़े। और दूसरी बात, क्वांट फंड इसीलिए डाला गया है कि एक्टिव और पैसिव फंड का मिक्सचर बनाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फंड में निवेश करना जरूरी नहीं है। हो सकता है एक्टिव फंड्स कभी कभार अंडर परफॉर्म करें, और तब पैसिव फंड ज्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। तो लॉन्गर टर्म में स्ट्रैटेजी हमेशा हम निवेशक को यही कहते हैं कि आप लार्ज कैप और मिड कैप फंड दोनों का, लार्ज कैप आप एक्टिव फंड और पैसिव फंड दोनों का एक मिक्सचर बनाए तो वो बेटर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टर ने काफी सारे मल्टी फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स को जोड़ के रखे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। बहुत सारे फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स की पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। कोटक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो निवेशक के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। तो उसकी वजह से मैंने कहा है कि या तो आप कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड में जाए, या पराग पारे के फ्लेक्सी कैप फंड में जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक फ्लेक्सी कैप फंड रखेंगे और उसमें अपने निवेश को केंद्रित करेंगे, तो फंड मैनेजर का आउट परफॉर्मेंस जो है अगले 5 से 10 साल के अंदर, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में केंद्रित कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से सोची समझी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमेशा पोर्टफोलियो में। मेरी मेरी एडवाइस सलाह हमेशा रहती है इन्वेस्टर्स को, हमेशा एक्टिव के साथ पैसिव फंड्स तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। पैसिव फंड्स लॉन्गर टर्म में काफी फायदेमंद हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पर अगर मिड कैप देखें तो उसका एक्सपोजर तो कम है, बिकॉज फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बहुत आपको मिड मिल जाएगा, उसके बाद एक प्योर स्मॉल कैप उनके पास है। मिड कैप में कमी नहीं पड़ रही है इनमें। देखिए मैम, मिड कैप के लिए अगर हम देखें तो कोटक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसका ओरिएंटेशन लार्ज कैप की तरफ नहीं है, थोड़ा सा मिड कैप की तरफ है। इसके लिए मैंने कोई मिड कैप फंड नहीं दिया है। मैंने ये रखा है कि मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो मिड कैप बायस की तरह वजह से मैंने कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड दिया है। और लार्ज कैप फंड में जाने के लिए मैंने DSP क्वांट फंड दिया है, ताकि लार्ज कैप की जो ओरिएंटेशन है वो DSP क्वांट फंड से पूरी हो, मिड कैप की जो ओरिएंटेशन है वो फ्लेक्सी कैप फंड से पूरी हो, और स्थिरता मिले इन दोनों को दोनों की वजह से पोर्टफोलियो में। और स्मॉल कैप फंड जो है वो पोर्टफोलियो में हायर रिटर्न्स ले। तो थोड़ा थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी इसलिए दिया गया है ऐसा, ताकि स्मॉल कैप फंड जो है उसकी उसकी उसको काउंटर एक्ट लार्ज कैप और मिड कैप फंड कर सकते। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, श्रुति का सवाल लेंगे। हमारे साथ फोन पर लाइव कॉलर भी हैं। श्रुति, हाय, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं महाराष्ट्र में एक छोटा सा तालुका प्लेस है वैजापुर, छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में, वहां से बात कर रही हूँ। मैं आपका शो काफी दिनों से देख रही थी और काफी अच्छा लग रहा था मुझे। थैंक यू सो मच। और मेरा सवाल ये था कि मेरे पास वन टाइम फंड्स आए हैं, अभी अवेलेबल हो गए मेरे पास 25 लाख रुपीज। ओके, तो मैं उनको कैसे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे मंथली एक काफी अच्छा नियरली लाख रुपए तक मंथ अर्न होता रहे, ताकि मैं भी मेरी इंडिपेंडेंट इनकम भी चालू रहे और मेरे बच्चों के लिए भी मुझे उसका इस्तेमाल करते आ सके। ओके, कब से चाहिए होंगे आपको ये 1 लाख का पर मंथ इनकम? जितना जल्दी हो सके या जितनी आसानी से हो सके, क्योंकि
एटलीस्ट मुझे 40,000 रुपीज पर मंथ खर्चा तो लगता ही है। राइट, तो आपको इमीडिएटली इनको इन्वेस्ट करके इमीडिएटली आपको जो है 40,000 से शुरुआत करनी है। जी हाँ। ओके, चलिए, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ये पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। जी हाँ, एक 10th और एक 5th में है। हाँ। मगर मतलब मुझे ऐसा कुछ आप चाहिए तो पार्टली कर दीजिए कि मेरा भी इंडिपेंडेंट इनकम आए, और जब उनका डिग्री वाला मुझे एडमिशन लेना हो तो मेरे पास भी पैसे अवेलेबल हो। ओके, तो उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि कितने कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी बेटे के लिए और बेटी की पढ़ाई के लिए, और कितने सालों के बाद। एक बेटे के तो अगले साल 11th के लिए मुझे मिनिमम 2 लाख रुपीज लगेंगे उसके क्लासेस के लिए, एडमिशन्स के लिए। उसके बाद उसका जब 2 साल के बाद 12th हो जाएगा तो तब एडमिशन के लिए 5 to 8 लाख रुपीज लगेंगे। और सेम ईयर बेटी का भी 11th में, और मतलब लगभग 5 साल बाद बेटी का, और उसके 2 साल बाद 7 साल बाद उसके डिग्रीज के लिए। तो चलिए, तो अभी 2 लाख रुपए तुरंत चाहिए, उसके बाद 5 से 8 लाख चाहिए 2 साल के बाद, उसके बाद 5 साल के बाद कुछ पैसा, और 7 साल के बाद कुछ पैसा, है ना? इज दैट राइट श्रुति? यस मैम। ओके, और अभी इमीडिएटली आपको चाहिए 40,000 पर मंथ। पर मंथ, ठीक है। 40,000 कुछ कम हो सकता है, कुछ डिटेल हो सकता है ये प्लान कि ये निश्चित तौर पे चाहिए ही चाहिए? एक्चुअली मेरे लोन्स के EMI आते तो उनमें ही काफी सारा मेरा 27,000 तक चला जाता है। लोन कितना है? लगभग 10 लाख रुपीज ऑन 4-wheeler एंड नियरली 50 to 60,000 ऑन अ 2-wheeler। आपको लोन नहीं चुकाना पहले इन पैसों में से? तो वही तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं कैसे करूँ कि मेरा सब हाँ। कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। अब बताया ना आपने मेन बात, तो लोन की बात तो अभी आपने बताई, हमें तो आपने डिटेल्स में दी भी नहीं। आपने बस ये कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए हर महीना, इन पैसे में से मैं कैसे ले लूं। अब बताते हैं कि इस 25 लाख का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि आपका लोन पूरा हो और बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो। आदित्य, बताइए। नई नई डिटेल्स इन्वेस्टर ने अभी दी है, तो उसकी हाँ। वजह से थोड़े से प्लान को मैं डिविएट करूंगा। ओके। सबसे पहली बात ये है कि 4-wheeler और 2-wheeler लोन जो लिया गया है, वो लोन का टेन्योर और लोन का इंटरेस्ट रेट जानना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लिया गया है तो उसमें उसको प्रीपे क्या रेट करना है? ज्यादा समझदारी। कितनी EMI जा रही है श्रुति? हेलो मैम। श्रुति, कितना इंटरेस्ट रेट है, क्या EMI जा रही है टोटल? अभी कार का जाता है 26,000 के करीब, और 26,000 से कुछ मुझे लगता है 5 और 10 रुपीज कम है, और कार का चला जाता है लगभग 2,700। चलिए, तो यहाँ पे लगभग आपकी 29-30 हज़ार रुपए की EMI जा रही है। ठीक है, कितना आपका इंटरेस्ट रेट कितना है दोनों पर? मैं एक तो मतलब इंटरेस्ट रेट तो पता नहीं, लगभग मतलब 26,000 का मेरा EMI जाता है। मुझे चलिए इतना ठीक है, पता है। फिगर हमारे हाथ में 26-27 हज़ार पकड़ लेते हैं। आदित्य। मैम, इन्वेस्टर को पहले एडवाइस देना चाहूँगी थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ करें। आप 2-wheeler और 4-wheeler लोन में जा रहे हैं, उससे पहले आप देख लीजिए कि आपकी और ज़रूरतें पहले पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। आपके बच्चे की एजुकेशन उससे ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी में रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए लोन लेने से पहले आपकी खर्च करने की प्रायोरिटीज़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, अभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं पता चला है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हायर अमाउंट में होगा, 9 से 10% के आसपास होगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट हायर है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रीपे करना समझदारी रहेगी। अब दूसरी बात ये आई, अगर हमारे पास 25 लाख रुपए हैं और 40,000 रुपए तो मिनिमम इन्वेस्टर को चाहिए, तो अब इन्वेस्टर के पास इक्विटी फंड में नहीं जा पाएंगे इन्वेस्टर, क्योंकि इक्विटी वॉलेटाइल होती है और इन्वेस्टर को एक फिक्स्ड इनकम चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर 5 से 7 लाख रुपए एक डेट प्रोडक्ट में डालने चाहिए। HDFC का शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट है, वहां पे जा सकते हैं इन्वेस्टर। या फिर अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो रॉक बॉटम के ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड, कोटक का भी शॉर्ट टर्म डेट फंड है, वहां पे इन्वेस्टर ये पैसे पार्क कर सकते हैं। और वहां पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को यूज करके हर महीने वो 40,000 रुपए की एक आय है वो निकाल सकते हैं। ये नियर अबाउट, अगर वो 5 से 7 लाख रुपए पार करते हैं, नियरली अबाउट 2 से 2.5 साल तक जो उनकी रिक्वायरमेंट है
वो उसको केटर करेगी। उनको ये देखना होगा कि उनका लोन कितने साल तक चलने वाला है, उस हिसाब से उतने पैसे उनको एक डेट प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बताया HDFC का शॉर्ट टर्म फंड या फिर कोटक का शॉर्ट टर्म फंड, इसमें पा करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में डालना होगा। अब आई ऊपर की बची हुई बात। अगर हम अज्यूम कर ले कि 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्टर को नियर अगले 1 से 2 साल में चाहिए अपने ये लोन को सर्विस करने के लिए, तो फिर इन्वेस्टर के पास 15 से 17 लाख रुपए बचे। वो इन्वेस्टर एक लार्ज कैपिश फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी फिर से रिक्वायरमेंट आएगी 4 से 5 साल बाद, जब इन्वेस्टर के बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे। तो उसको भी स्प्लिट कर दीजिए। 5 लाख रुपए डालिए आप लार्ज कैपिश फंड में, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पे उनका लार्ज कैप बायस है। और बाकी के 10 लाख रुपए जो है वो आप स्प्लिट कर सकते हैं। आप HDFC के मिड कैप फंड में डाल सकते हैं, और थोड़ा सा पैसा आप स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी बेटी का भी जो गोल है वो बहुत पास है, ज्यादा दूर नहीं है, और आप ज्यादा अग्रेसिवली रिस्क नहीं ले सकते। तो 3-4 बकेट में इन्वेस्ट करना होगा। 5 से 7 लाख रुपए आप डेट प्रोडक्ट में डालिए, HDFC लिक्विड फंड या फिर कोटक का लिक्विड फंड। 10 लाख रुपए के आसपास आप डालिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, और बचा हुआ फंड जो है, आई थिंक 5 लाख रुपए का बचेगा, वो आप डालिए HDFC के मिड कैप फंड में, और आप निपॉन का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं बाकी के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए श्रुति, सलाह समझ में आई? जी हाँ, मुझे 1-2 क्वेश्चन थे कि जो सर ने बोला मुझे डालना है, तो वो 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर, मतलब कैसे डालना है मुझे? ऑलराइट, आदित्य? मैम, आप जो लिक्विड फंड में आप जो डेट प्रोडक्ट में पैसे डाल रहे हैं, वो 2 से 3 साल तक के लिए डालिए, जब तक आपकी लोन की किस्त जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। वो 2 से 3 साल के लिए रहेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है अगले 3 से 5 साल के लिए रहेगा। और जो आपके मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है, 5 से 8 साल के लिए निवेशित रहना होगा वहां पे। और जो लिक्विड फंड, जो जो मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड है, वो आपकी छोटी बच्ची के लिए निवेश रहेगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो आपके बच्चे के लिए रहेगा। और जो डेट प्रोडक्ट्स है वो आपके लोन की EMI के लिए रहेगा। ऑल द बेस्ट श्रुति। विकास हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विकास, हाय। हेलो, नमस्कार मैडम। हाय, नमस्कार, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ओके। मैं जॉब करता हूँ और 20,000 मेरा लोन में जाता है मैडम। 60,000 सैलरी है, तो 40 में से 10,000 to 2,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पोर्टफोलियो मेरा सर बता दें चेक करके सही है कि नहीं। और मेरा गोल है कि 10 ईयर के बाद मेरा बच्चा प्राइवेट में हो जाएगा, तो उस टाइम पे पैसे चाहिए, और आफ्टर दैट 15 ईयर के बाद। और मैंने इन्वेस्ट किए हुए मैडम, एक तो मैंने लिया हुआ है SBI का मल्टी कैप, इसमें 3,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और एक है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, उसमें 4,000 पर मंथ। एक है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, उसमें 1,000। और एक SBI का मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, उसमें भी 1,000 रुपीज पर मंथ। ओके, चलिए ठीक है। आदित्य, क्लैरिटी आपको थोड़ी सी और मिलती हुई क्या कहेंगे? सो इन्वेस्टर ने SBI के बड़े सारे फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। हमेशा हमारी एडवाइस रहती है इन्वेस्टर्स को कि एक ही AMC के बहुत सारे फंड्स में निवेश ना कीजिए। हमने देखा है कि पहले भी के कई सारी AMCs में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं और निवेशकों को सफर करना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से निवेशक का टाइम होराइजन है वो काफी लंबा है, और काफी लंबे टाइम होराइजन होने की वजह से मैं कुछ फंड सजेस्ट कर रहा हूँ निवेशक को। SBI मल्टी कैप फंड जो ऑलराइट, चलिए यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आती हुई और विकास के पोर्टफोलियो को एक बार सिंप्लीफिकेशन की ओर ले जाते हुए आदित्य उसी पर सलाह दे रहे थे। और चलिए विकास को हम सलाह देंगे, लेकिन उस बीच क्योंकि दर्शक लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं और व्हाट्सएप नंबर की तलाश में रहते हैं, तो 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। और वरना यूट्यूब पर भी आप हमारे साथ रह सकते हैं। यूट्यूब पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप हमें दे दीजिएगा ताकि हम आपको सलाह दे पाएँ। और राइट, आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, बताइए। हाँ, निवेशक ने SBI के बड़े सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं।
मेरे हिसाब से इतने सारे फंड्स निवेशक को एक ही एएमसी के नहीं देने चाहिए। निवेशक निवेशक को डाइवर्सिफाई करना चाहिए आपके अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो मैंने दो फंड्स चूज किए। मैंने दो फंड्स इसीलिए चूज किए कि निवेशक की जो एसआईपी अमाउंट है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। तो एसबीआई का मल्टी कैप फंड वो चूज कर सकते हैं, और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, जो कि एक मिड कैप इंडेक्स फंड है। इसमें आप अगर इन दोनों फंड्स में अगले 5 से 10 साल तक निवेश करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। और निवेशक ने जैसे कि बताया, अगर वो 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो अगले 10 साल के अंदर उन्होंने जो गोल अभी फोन पे बताया वो थोड़ा स्टीप है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके आप स्टेप अप एसआईपी कर सकते हैं। हर साल 10% से अगर अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे तो शायद आप अपने गोल की तरफ रीच कर सकते हैं। अदरवाइज इस पोजीशन में गोल को रीच करना थोड़ा सा मुश्किल है। विकास, आपने सुनी आदित्य की सलाह, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर मैं जो चिल्ड्रन फंड है उसको मैं डिसकंटिन्यू करूँ या कैसे करें? जी बताइए आदित्य। सर, आपको जो एसआईपीज है, अभी जो कंटिन्यू आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़खानी मत कीजिए। जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों फंड्स में अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो इन दोनों फंड्स की जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छी मिल पाएगी आपको। तो वहां से एसआईपी क्लोज करके यहाँ पे एसआईपी अगर करेंगे तो बेटर है। ऑल द बेस्ट विकास। चलिए जगदीश का सवाल लेते हैं। जगदीश नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्ते मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं रहने वाला कर्नाटका का हूँ। ओके जी, पूछिए। मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा हुआ है जो रिव्यू करना है, और इसमें 2 स्मॉल कैप है। ये दोनों रखना सही है या फिर उसकी जगह पर कोई दूसरा फंड चूज करना है, ये देखना है। मेरा एसआईपी है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में 6,000। ओके आप पूछिए, आपका सवाल सुन रहे हैं आदित्य। जी, बंधन स्मॉल कैप में 10,000, मोतीलाल मिड कैप में 10,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में 6,000, पराग फ्लेक्सी कैप में 10,000। टोटल अमाउंट है 42,000। और मेरा गोल है 2 करोड़ 10 साल में। और अभी जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लार्ज कैप में 33%, मिड कैप में 34 और स्मॉल कैप में 34। मेरा सवाल ये है कि ये इतना जो 33, 34 वही होना चाहिए या फिर लार्ज कैप में कुछ ज्यादा होना चाहिए, या और ये जो 2 स्मॉल कैप है इसमें से दोनों को स्मॉल कैप रखना चाहिए या फिर कोई दूसरा फंड चूज करना चाहिए? आदित्य देखिए, आप 46,000 की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं और आपका गोल है कि आपको 2 करोड़ चाहिए अगले 10 साल में। अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं तो खुशखबरी ये है कि आप अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर पाएंगे। अब आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स हैं और पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड्स हैं। मेरे हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड जहाँ पे आप इन्वेस्टेड है काफी अच्छा फंड है। इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। सिंस आपका टाइम होराइजन है वो काफी लंबा है, मेरे हिसाब से 10 साल का है, तो थोड़ा सा स्मॉल और मिड कैप की तरफ ज्यादा जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने आपके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स हैं, वहीं 3 फंड्स में आपको रखा हुआ है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप 15,000 की एसआईपी कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है वहां पे आप 15,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है आपके पूरे पोर्टफोलियो के अंदर। एक पैसिव फंड नहीं है, पैसिव फंड होना जरूरी है। तो एक यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है जो कि एक पैसिव फंड है। वहां पे 15,000 रुपए की एसआईपी करने की आपको मैंने एडवाइस दी है। तो पोर्टफोलियो अच्छा है, पोर्टफोलियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इंडेक्स फंड डालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। कोई और स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बंधन स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टेड हैं, आप वहां पे इन्वेस्टेड रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जगदीश जी को ये सलाह। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आशीष नमस्कार। नमस्ते मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। ओके पूछिए। मेरा सवाल है मैम, मेरे पास 3 म्यूचुअल फंड है जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का 5,500 पर मंथ, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है वो 6,500 पर मंथ,
और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड वो 8,000 पर मंथ जाता है। तो इसमें मैम 1 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ एंड मेरा करंट पोर्टफोलियो अराउंड 4 लाख के आसपास है। बीच बीच में मैंने कभी कभी लम सम भी किया था। तो मैम मैं चाहता हूँ कि अराउंड 50 इयर्स के आसपास मेरे पास कुछ बड़े अमाउंट आए, प्लस उसके बाद मैं कुछ अपने मतलब HWP करके अपना फिर अपना आगे का जर्नी फिर में कंटिन्यू कर सकूँ ऐसा। ओके, परफेक्ट। आदित्य, इन्वेस्टर अगर 20,000 रुपए की SIP करते हैं अगले 12 साल के अंदर, और मैं अगेन 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, तो इन्वेस्टर के पास नियरली अबाउट 63 होंगे, जो कि उनके 1 करोड़ प्लस के टारगेट से कम है। तो इन्वेस्टर को SIP धीरे धीरे करके बढ़ानी होगी। अगर वो नियरली अबाउट 25 से 28,000 रुपए की SIP हर महीने कर पाते हैं, तो वो अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप थोड़ी SIP बढ़ाएं, तो आप अपनी गोल की तरफ रीच कर जाएंगे। अब फंड्स की बात रही, तो तीनों ही फंड से मैं खुश हूँ, तीनों ही फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को थोड़ा सा आपको मॉनिटर और ट्रैक करना होगा। अगर 2 से 3 साल के अंदर परफॉर्मेंस वापस नहीं आती है, परफॉर्मेंस और भी अच्छी नहीं होती है, तो आप इसको रिप्लेस कीजिए निपॉन के स्मॉल कैप फंड से, या फिर DSP के स्मॉल कैप फंड से। मेरे हिसाब से फंड्स तीनों सही है, तीनों फंड्स में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। SIP क्वांटम में भी स्मॉल और मिड कैपिश बायस है आपका, तो आप उसमें कंटिन्यू कीजिए, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का हर 6 से 12 महीने में रिव्यू कीजिए। अगर परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो निपॉन और DSP स्मॉल कैप फंड की तरफ जाइए। आशीष, मैम पूछिए। हाँ मैम, ओके या ओके, ऑल द बेस्ट। सोनू साहब ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं। सोनू नमस्कार। जी मैडम नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं भी एट प्रेजेंट गुजरात के वडोदरा से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, फंड्स के नाम बताइए और क्या सवाल है? मेरे लिए 4 फंड हैं जो है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, और ये कोटेक का इमर्जिंग इक्विटी है, निपॉन का लार्ज कैप है, ओके, सॉरी नहीं, ICICI का लार्ज कैप है, निपॉन का मल्टी कैप है। ओके, जी ठीक है। कितना निवेश कर रहे हैं हर महीना? मेरा ये 7.5। 7,500 की चल रही है। जी ठीक है, और बताइए सवाल क्या है फिर आपका? बस मेरे 2 गोल्स हैं। एक बेटी का है जो है 30 लाख का जो है, 12 इयर्स, और 15 इयर्स उसकी मैरिज का है जो है 80 लाख। जी ठीक है। और मेरा ये मैम जो है पोर्टफोलियो रिव्यू चाहिए, और इसमें जो है ओवरलैप तो नहीं है, प्लस क्या बोल रहे हैं फंड किस तरह के हैं जो ये। ठीक है, स्मॉल क्या कॉन्ट्रा फंड भी चाहिए आपको? अभी मेरे को हाँ 3,000 का और ऐड करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें मैं इसमें कॉन्ट्रा फंड लूं या फिर स्मॉल कैप, उसका फंड का नाम सजेस्ट। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। आदित्य, सबसे पहले इन्वेस्टर जो है वो करंट SIP जो कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर 12 से 15 साल में देखें, तो इन्वेस्टर के पास नियरली अबाउट 50 लाख से 70 लाख होंगे। जो इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है 30 लाख और 80 लाख, उसके ऊपर से उनकी बेटी की शादी के लिए, वो शायद इस गोल को रीच नहीं कर पाएंगे विद करंट अमाउंट ऑफ SIP। तो इन्वेस्टर को नियरली अबाउट, अगर वो डबल करेंगे SIP को, तभी वो अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। तो थोड़ा सा गोल को कम करना होगा और थोड़ी सी SIP को बढ़ानी होगी, ताकि दोनों का मिलन हो सके और इन्वेस्टर कंफर्टेबली अपने गोल की तरफ रीच कर पाए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर काफी अच्छे फंड्स हैं, ऐसा कोई खराब नहीं है फंड्स। फंड्स को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड रखें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी रखें, और उसके ऊपर से एक स्मॉल कैप फंड इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे तो निपॉन स्मॉल कैप फंड है, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इन 3 फंड्स में अगर अपनी SIP को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे तो बेटर रहेगा। ये तीनों ही काफी अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं। कोई अगर लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तीनों ही फंड्स में अच्छा रहेगा। कोई कॉन्ट्रा फंड इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। और लार्ज कैप ICICI एक्टिव लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे काफी अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड और निपॉन स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो अच्छा रहे। राइट, चलिए सोनू, और कोई सवाल?
थैंक यू। ये जो है स्मॉल कैप बताया इन्होंने निपॉन का, ऑलरेडी मल्टी कैप है मेरे पास। मल्टी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में डिफरेंस होता है। स्मॉल कैप फंड जो है वो नियरली अबाउट 85% अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्मॉल कैप यूनिवर्स में रखते हैं। तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है बट रिटर्न का पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। फंड्स जो है वो दोनों सेम कंपनी के हैं बट फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों अलग अलग यूनिवर्स के अंदर है। तो आपने अगर स्मॉल कैप की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैंने निपॉन का स्मॉल कैप फंड दिया है। वो काफ़ी अलग है निपॉन के मल्टी कैप फंड से। चलिए, ऑल द बेस्ट सोनू कुमार जी। और आदित्य, इसी के साथ धन्यवाद आपका, आप जुड़े और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की लाइव आज शो पर। थैंक यू। अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बहुत ही अहम चर्चा, अगर आप उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए सेक्टोरल या थीमेटिक एक्सपोजर लेने में दिलचस्पी रखते हैं, आपके पास सेक्टर फंड्स भी हैं और अगर आप फिलहाल मुनाफे में नहीं है या अपने पोर्टफोलियो में ऐसा निवेश करना चाहते हैं तो ज़रा रुक जाइए। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे सेक्टोरली और थीमेटिक फंड्स को टैक्टिकली खेलना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो भी बहुत लोगों का होता है। अब ऑलरेडी अगर आपने कोई स्टॉक ऐसा खरीद रखा है जिसका स्पेसिफिक सेक्टर का दबदबा आपके फंड में ऑलरेडी है, तब डाइवर्सिफिकेशन का जो पर्पस है, जो उसके फ़ायदे का पर्पस है, क्या वो पूरा होता है या नहीं होता है। मुनाफा ज़्यादा हो इसीलिए इस तरह के स्टॉक्स को और फंड्स को पोर्टफोलियो में जमा करके क्या आप वाकई किसी दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, या आपके पैसे व्यर्थ ही बर्बाद हो रहे हैं। इस पर बात करते हैं। नीरव करकेरा, रिसर्च हेड फिस्टम, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष चंद्रा, म्यूचुअल फंड हेड IIFL कैपिटल, भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो पीयूष, पहले थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपके पास कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक्स होना और आपके पास सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर होना किसी फंड के जरिए या किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या किसी डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए, कितनी समानताएं हैं इसमें या कितनी अलग अलग बात हैं ये दोनों? थैंक यू कविता। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेक्टर एक्सपोजर होना अपने पोर्टफोलियो में। पहले तो हम समझते हैं कि सेक्टर एक्सपोजर है क्या है। इसका मतलब है विभिन्न सेक्टरों में अपने पोर्टफोलियो का निवेश करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला आप अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, जिससे हम अपना रिस्क बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक सेक्टर में डाउनटर्न आता है तो आपके पोर्टफोलियो पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड हैं किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड में। जहां तक सेक्टर एक्सपोजर की बात है, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। अगर आपने उस सेक्टर में किसी भी स्टॉक में ज्यादा एक्सपोजर ले रखा है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एलोकेशन बिगड़ सकता है, जिसके कारण आपका ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाएगा और रिस्क बढ़ने के कारण आपका जो रिटर्न है उस पर इम्पैक्ट आ सकते हैं। कभी कभी ये बड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई टैक्टिकल पोजीशन ली है किसी सेक्टर में, तो एक इन्वेस्टर डिफरेंट मार्केट साइकिल के अनुसार पोजीशंस चेंज कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो में एक पॉजिटिव रिटर्न का इम्पैक्ट ला सकता है। और अपनी पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी भी मैनेज की जा सकती है सेक्टर एक्सपोजर लेकर के। सो एक नेटशेल में अगर हम समझना चाहें, सेक्टर एक्सपोजर एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न मैनेज कर सकते हैं और डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं। नीरव, अमूमन किस किस सेक्टर या थीम बेस्ड फंड्स उपलब्ध हैं, जरा ये बताइएगा, और कैसा प्रदर्शन पिछले एक साल में, किसका बेहतर किसका फिसड्डी? तो कविता जी, कई प्रकार के सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स अवेलेबल होता है मार्केट में, और ज्यादातर जो फंड्स है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स के तरफ इंक्लाइंड है, जिसमें ज्यादातर फंड हाउसेस अपनी अपनी ऑफरिंग्स पेश कर रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है और काफी फंड हाउसेस ये ऑफर कर रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा फार्मास्यूटिकल्स, IT, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और कई तरह के थीमेटिक फंड्स भी उपलब्ध है।
तो पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो जो फार्मा ओरिएंटेड फंड्स है उन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। पिछले 1 साल में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी के काफी फंड्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन स्थापित किया है। फार्मा जो फंड्स है उनके हित में एक चीज बखूबी प्ले आउट करी है, वो है कि जो फंड मैनेजर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स फार्मा से आगे बढ़ते हुए हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक कंपनीज में भी निवेश कर रहे हैं। तो इस फार्मास्यूटिकल्स के सेगमेंट से हटकर जो हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक बिजनेसेस है उनमें हमने काफी चढ़ाव देखी है, और वो सारा जो परफॉर्मेंस है वो पोर्टफोलियोज में रिफ्लेक्ट कर रही है सेक्टोरल पोर्टफोलियोज में। और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो कई पोर्टफोलियो है, एक तो है ही ये चीज कि प्राइवेट बैंक्स काफी अच्छा प्रदर्शन देने लगे हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, नॉन लेंडिंग कंपनीज जैसे कि कैपिटल मार्केट प्लेस हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस बिजनेसेस है, इनके स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिया, और इसके कारण ये जो परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छी तरह से हमें दिखाई पड़ रही है पिछले 1 साल में। लेकिन जो लॉन्गर टर्म स्टोरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़े पीछे रह चुके हैं। हो सकता है इसमें से काफी जो लैग है इसका कारण हो सकता है कि सेक्टर रोटेशन हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग हुआ है, क्योंकि ये वही सेक्टर्स है जो आज से 1.5-2 साल पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है। ऑलराइट, लेकिन देखिए पीयूष, एक और ये बात होती है कि जिन भी सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बीएफआई एज अ स्पेस अगर आप देखें तो आपको एक नॉर्मल लार्ज कैप में भी इसका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में ही अपना कोई सेक्टोरल पोर्टफोलियो बनाना चाहती हूँ या एक्सपोजर चाहती हूँ, कैसे बचूँ इस तरह के ओवर डिवर्सिफिकेशन वाले केस से? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कविता। पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 फैक्टर हैं जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है निवेशक के लिए। पहला है उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल, क्योंकि जब भी हम सेक्टर या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो हम इनको रिस्की फंड्स की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है उसका इन्वेस्टमेंट गोल, जो आपने पैसे निवेश किए हैं आपने किस किस गोल के अंतर्गत किए हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम होराइजन, आपका टाइम होराइजन क्या है आपने निवेश के लिए, क्योंकि सेक्टर फंड्स में अमूमन देखा गया है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म में पैसे बन जाते हैं या कभी बहुत बहुत समय तक पैसे नहीं बन पाते। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन। सो जनरली अगर हम बात करें तो आपको अपना पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन ध्यान में रख करके ही सेक्टर फंड्स में एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका किसी एक सेक्टर में या एक थीम में ज्यादा निवेश है तो अगर उस थीम ने परफॉर्म किया तब तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न आएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उस पोर्टफोलियो ने या उस थीम ने परफॉर्म नहीं किया तो आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, अगर सेक्टर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आ सकता है। और जैसे कि नीरव हम देख भी रहे हैं पिछले 1 साल का रिटर्न लगातार हम फंड्स का फ्लैश भी कर रहे हैं जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कई बार ऐसे होता है कि जो फंड्स, जो सेक्टर्स और थीम्स चल रही होती हैं नीरव, उसको भर भर के दर्शक जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, जगह भी दे देते हैं। अब इस सिनेरियो में होता ये है कि जब तक फंड चले, जब नहीं चले तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से उन फंड्स को निकाल दिया। अब इस तरह की एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स में। नीरव, इस पर क्या सलाह होगी और कैसे इसको टाइम किया जाए फिर अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, ये एक बहुत ही आम चीज है जो हम भी ऑब्जर्व करता है। तो ये एक बिहेवियरल बायस के कारण होता है, जो कि हाइंडसाइट बायस होता है, कि जब भी इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हैं तब वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने के बाद उसमें एंट्री लेता है। अब इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो परफॉर्मेंस आ चुकी है और सेक्टर्स जो है वो काफी सिक्लिकल होती है। अब सिक्लिकल का अर्थ ये है कि जब चढ़ाव होगा तब उतरेगा भी परफॉर्मेंस, और काफी स्टीप इनका चढ़ाव और उतार का जो डायरेक्शन होता है वो काफी स्टीप होता है, और साथ ही साथ काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये होता रहता है। तो वोलेटिलिटी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा है। तो यदि आपकी परफॉर्मेंस आ चुकी है तो द प्रोबेबिलिटी, द ऑड्स आर दैट कि आप वेरी क्लोज टू द पीक पर एंट्री कर रहे हैं। तो ये समझने की
दो खास ऐसे फैसेट्स है जब भी एक सेक्टोरल परफॉर्मेंस की साइकिल आप देखते हैं, और वो होता है कि जब भी साइकिल चढ़ता है या उतरता है, एक दो में से एक कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चरली बदला गया है। उसमें वो सेक्टर में अचानक से बहुत तेजी आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई है, वो सेक्टर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ चुकी है, या ग्लोबल मैक्रोज वो सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मैक्रोज। तो ये होती है एक स्ट्रक्चरल वजह, डिक्लाइन की एक स्ट्रक्चरल वजह हो सकती है कि यही सारी बातें हैं जो इनके खिलाफ काम कर रही हो। तो जब भी एक स्ट्रक्चरल साइकिल क्रिएट किया जाता है, तभी आप इसे नजदीक से देख सकते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा सावधान होना जरूरी है, क्योंकि जब भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है, तभी ये जो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स है वो प्राइस इन हो चुकी होती है। तो जब भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, मोमेंटम बढ़ जाता है, तभी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, धीरे धीरे एलोकेट करना है ऐसे सेक्टर्स में। और जब भी स्ट्रक्चरली डिक्लाइन हो रहा है किसी मैक्रो इकोनॉमिक रीजन के वजह से, या तो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी का, या तो सेक्टोरल हेडविंड्स के वजह से, तो आपको इससे दूरी रखनी है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये बहुत ही टैक्टिकल सिक्लिकलिटी हम देख रहे हैं। ये हो सकता है क्योंकि ये सेक्टर में से रोटेशन बाहर जा रहा हो, या फिर इस सेक्टर के फेवर में इनफ्लोज आ रहे हो फंड्स के। हो सकता है कि एक अनएक्सप्लेन्ड इनफ्लोज, जब भी हम इनफ्लोज की बात करते हैं, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा हो सकता है कि स्पेक्युलेटिव पोजीशंस बिल्ड कर रहा हो, अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ रही है बट सेक्टर में कोई खास चढ़ाव नहीं दिख रहा है, न्यूज फ्लो के कारण काफी बढ़ रहा हो। अब जैसे हमने हाल ही में काफी ऐसा सेक्टर्स देखे जो न्यूज फ्लो के कारण काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट गार्नर कर रही है। तो यहाँ पर आपको सावधान होकर कदम रखना है। ऐसे जब भी टैक्टिकल सिचुएशंस डेवलप होते हैं, तभी डिक्लाइंस भी बहुत जल्द आते हैं, और वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी टू एंटर। तो जो खास करके अगर मैं एक सिंपल एक गाइडेंस देना चाहूँ सेक्टरल एंट्री के लिए, तो वो ये होनी चाहिए कि जब भी आपको ये नजर पड़े कि कोई सेक्टर है जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर डिफिकल्टी फेस कर रही है, चाहे सेक्टर रोटेशन के कारण हो, चाहे प्रॉफिट टेकिंग के कारण हो, बट टैक्टिकल रीजंस के वजह से वो एक डाउनटर्न विटनेस कर रही है, पर इसकी लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ इंटैक्ट है, इसकी आउटलुक जो है पॉजिटिव है, ये केवल बाजार के मूवमेंट के वजह से डिक्लाइन हो रही है, तभी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की पॉकेट्स आइडेंटिफाई करने की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावना जो है बढ़ जाती है। तो जब भी आप सेक्टोरल को अप्रोच करें, इस नजरिए के द्वारा अप्रोच करें, चांसेस आर आपको अच्छे सेक्टोरल प्लेस मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए, बहुत ज़रूरी है इन बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि पोर्टफोलियो को बनाया इसीलिए जाता है ताकि आप मुनाफा कमा सकें, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा मकसद जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का होता है वो है आपको स्थिरता देना और आपके पैसों को, आपके पैसे आपको कमा कर दे इसके मौके देना। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक सधी हुई रणनीति, सोची समझी रणनीति। मेरे ख्याल से मेरा समय भी अब समाप्त हुआ है इस पूरी पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया और बहुत विस्तार से और बारीकी से इस पूरे मुद्दे पे चर्चा की है। लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को मैं समाप्त करूं उससे पहले वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं, और ये एक पर्सनल फाइनेंस शो है जहां पर आपका सवाल इन्वेस्टमेंट्स पर हो, इंश्योरेंस पर हो, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, लोन, जिस भी मुद्दे को लेकर आप परेशान हैं आपकी आर्थिक ज़िंदगी में, रणनीति चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, भले ही आपके साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको किसी एक्सपर्ट से मिलवाएं इस केस में, आपकी सहायता करवाएं, तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 व्हाट्सएप नंबर है, और यूट्यूब पर देख